नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर विपिन बड़गोती आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको बच्चों पता है कि हमने वीडियो की पुनर्परीक्षा के लिए एक यूपी स्पेशल का कंप्लीट कोर्स शुरू किया है, जिसमें हमने 3 क्लासेज उसमें कंप्लीट करा दी हैं। 3 क्लासेज वो इतिहास की थी, जिसमें पहली क्लास पाषाण काल से लेकर 600 ईसा पूर्व तक थी। दूसरी क्लास हमारी मगध से लेकर कन्नौज तक थी, जबकि तीसरी क्लास दिल्ली सल्तनत से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक थी। उसी को ध्यान में रखते हुए इतिहास का कुछ पार्ट्स बच गया था, यानी एक अच्छी पर्सनैलिटी बच गई थी जिन्होंने प्राचीन भारत से लेकर आज तक भारत की संस्कृति और स्मृति के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उन्हीं उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज पुनः उसी का एक रिवाइज के तौर पर मान लीजिए, या उनकी एक प्रमुख व्यक्तित्व जो प्राचीन काल से आज तक जिन्होंने अच्छा योगदान इतिहास को बनाने में दिया है, यानी उनका किसी न किसी रूप में भारत को एक स्वतंत्र और अच्छा इस संस्कृति को निखारने का योगदान रहा है, तो उस पर चर्चा करते हैं। अगर आपने इससे पहले वो तीनों वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन तीनों वीडियो को जाके देखिए। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में दे दूंगा। तो चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलते हैं। क्या कहता है, प्राचीन भारत से लेकर चलते हैं इसको, और क्या है देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख व्यक्तित्व प्राचीन भारत की अगर हमने बात करी है, तो प्राचीन भारत में सबसे पहला जो प्रमुख व्यक्तित्व आता है वो किसका आता है? गौतम बुद्ध का आता है। गौतम बुद्ध को आप अच्छे से जानते हो, जिनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। भाई आप इनको अच्छे से जानते हो, सिद्धार्थ। इनके बारे में हमने डिस्कस भी किया था। इनको महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो सिद्धार्थ नगर जिले के लुम्बिनी गांव में हुआ था, और इनका जन्म जो था वो क्षत्रिय कुल में हुआ था। सन कौन सा था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे देखते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जैसा भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। इनकी माता का नाम महामाया था, जबकि पिता का नाम शुद्धोधन था, और पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। ठीक है, यहाँ तक ये इनकी क्या आती है? ये इनकी पारिवारिक स्थिति आती है। भाई यहाँ से यहाँ तक पारिवारिक स्थिति आती है। यहाँ से बहुत कम प्रश्न बनने की संभावना रहती है, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत कम। लेकिन इससे आगे जो गौतम बुद्ध का जो जीवन रहा, वहां से प्रश्न बनने की ज्यादा संभावना रहती है। जैसे मैं बात करूं कि इनके पुत्र का नाम राहुल था, ये इनकी पारिवारिक स्थिति, लेकिन इन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में क्या कर दिया था? गृह त्याग कर दिया था। इसको महाभिनी निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाभिनी निष्कर्मण। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूछा जाता है। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। यानी 29 वर्ष में घर से निकले और 6 वर्ष इन्होंने तपस्या की, तब इनको कितना समय लगा? 35 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जब इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। अब मैं वैशाख पूर्णिमा से आपको एक बहुत अच्छी चीज बता दूं कि इनको जो इनका जन्म हुआ था वो भी वैशाख की पूर्णिमा को ही हुआ था। जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो भी वैशाख की पूर्णिमा को हुई थी, और तीसरा जब इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था वो भी वैशाख की पूर्णिमा को ही हुआ था। तो पूर्णिमा इनके लिए एक महत्वपूर्ण त्योहार भी है बौद्ध धर्म के लिए, और वो भी कौन सी पूर्णिमा? यानी वैशाख की पूर्णिमा। और वैशाख मतलब शक संबंध में जो हिंदी नंबर्स आता उसके हिसाब से वैशाख। ठीक है, और ये दूसरा माह आता है, यानी पहला चैत्र आता है, दूसरा कौन सा आता है? वैशाख। आगे है, इनको बोध गया में, बोध गया मतलब क्या, कहाँ की बात कर रहे हैं? बिहार की। यानी ये जो जगह पड़ती है, कहाँ पड़ती है? बिहार में पड़ती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान रख लेना। आगे, और ये क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, जबकि इनका पहला नाम क्या था? सिद्धार्थ था। आगे इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। अब ये जो उपदेश दिए थे, ये उपदेश किसमें दिए थे? ब्राह्मी लिपि और भाषा पाली। ठीक है, यानी लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी, और भाषा कौन सी थी? पाली। ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। अब कहां दिया था? सारनाथ। सारनाथ को वर्तमान प्राचीन नाम ऋषिपत्तन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु। यानी इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व। जबकि जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ये भी बात याद रखना। और ये कितने
समय तक जीवित रहे थे? 80 वर्ष तक जीवित रहे थे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और कहा इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर, यानी कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। जो कुशीनगर कहाँ पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? और इस अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? महानिर्वाण के नाम से इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं आगे क्या है। तो ये दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है गौतम बुद्ध से, तो ये परीक्षा के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। दूसरी पर्सनैलिटी है बाणभट्ट। बाणभट्ट में क्या इंपॉर्टेंट है? ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और ये हर्षवर्धन कौन से वाले हर्षवर्धन है? यानी जो वर्धन वंश था। कौन सा वंश था? वर्धन वंश। और इनकी जो राजधानी थी वो कौन सी थी? पहले कौन सी थी? थानेश्वर थी। और उसके बाद में इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था? कन्नौज को बनाया था। ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इन्होंने, ये कवि और विद्वान के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने एक हर्षचरित और दूसरी कादम्बरी नामक ग्रंथों की रचना करी, जिससे हमें तत्कालीन इतिहास की बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखने की जरूरत है। तीसरा आता है निजामुद्दीन औलिया। ये एक सूफी संत है, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। इनका जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था? बदायूं। सबसे पहले इनका 1236 ईस्वी में हुआ था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये परीक्षा के लिहाज से बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। और ये सूफी संत बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक है, बाकी इनकी कोई जरूरत नहीं है। एक तो इनके गुरु याद रखने हैं। गुरु कौन है? बाबा फरीद है। दूसरा इनका जन्म कहाँ हुआ था? बदायूं में। ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दो चीज, एक बदायूं इंपॉर्टेंट है, दूसरा क्या है? बाबा फरीद के शिष्य थे। तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से? जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी को देख लेते हैं। जियाउद्दीन बर्नी से एक प्रश्न आता है, सिर्फ क्या है ये? एक तो ये बुलंदशहर के एक जिला है जिसको किस नाम से जाना जाता है? बरन। और बरन के ही जो जगह है उसी के नाम पर इनका नाम क्या पड़ गया? बरनी। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फतवा ए जहांदारी, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है परीक्षा के लिहाज से। तो यानी जो जियाउद्दीन बर्नी है वो बरन के निवासी थे। पहली बात, ये कहाँ पड़ती है? डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में पड़ती है। ठीक है, और ये किसके समकालीन थे? एमबीटी और फिरोज तुगलक के समकालीन थे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी पुस्तक का नाम इंपॉर्टेंट है, फतवा ए जहांगीरदारी। आगे देखते हैं आगे क्या है। ठीक है, दूसरा एक ये भी पुस्तक इनकी इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक का जो नाम है दूसरी का, वो है तारीख फिरोज शाही। और यहां से और कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। अब देखते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो इंपॉर्टेंट है। अमीर खुसरो का जन्म भी पूछ लिया जाता है और इनके द्वारा पुस्तक भी पूछ ली जाती है। इनसे कई सारे प्रश्न परीक्षा में बन जाते हैं। जैसे कौन कौन से? सबसे पहले जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था वो 1253 में हुआ था, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जबकि पटियाला में हुआ था, पटियाला। और ये पटियाली जगह कहाँ है? ये एटा जिले में है। कहाँ पर है? ये एटा जिला है। जिला कौन सा है आपका? एटा। और ये जो पड़ता है काशीराम नगर में पड़ता है। ये फारसी भाषा के महान कवि और इतिहासकार थे। इन्होंने हिंदी शब्द में भी रचनाएं की। इनको खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है हिंदी में। किसका जनक कहा जाता है? हिंदी में खड़ी बोली का जनक भी कहा जाता है। और इन्हें तोता है हिंद, और तोता हिंद का मतलब होता है भारतीय तोता के नाम से जाना जाता है। मैंने कहा था कि आपको कि इन्हें हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। और अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। और एक प्रश्न यहाँ से इंपॉर्टेंट है कि ये कई सारे सुल्तानों के दरबार में रहे, लेकिन कभी किसी के दरबार में ये नहीं गए थे। जैसे दरबार में रहे थे वो दूसरे हैं, यानी जो निजामुद्दीन शायद औलिया है, क्या वो किसी के भी दरबार में नहीं गए थे। ये किस किस के दरबार में रहे थे? एक सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इनकी प्रमुख रचनाएं में सबसे कौन सी इंपॉर्टेंट है? ये मिफ्ताहुल और तुगलक नामा, ये दो इंपॉर्टेंट है। एक ये मिफ्ताहुल और तुगलक नामा, दो परीक्षा इनकी क्या है? क्या पुस्तक इनकी दोनों ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं आगे है टोडरमल। ये इंपॉर्टेंट है। टोडरमल और दोनों, यानी टोडरमल और आपका अबुल फजल, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। यहां से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं टोडरमल से? इनका जो जन्म है वो कहां हुआ था? सीतापुर जिले में हुआ था। पहली बात, ये अकबर के शासक के दरबार में रहते थे और इनको क्या पद दिया हुआ था? दीवान का पद। और इन्होंने दीवान के पद पर रहते हुए एक ढेसाला बंदोबस्ती व्यवस्था शुरू की, जिसको भू व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो टोडरमल जो है किसके दरबार में रहते थे? अकबर के दरबार में रहते थे। इन्होंने ढेसाला बंदोबस्त को शुरू किया, जिसको किस नाम से जाना जाता है? भू व्यवस्था के नाम से जाना
जाता है। एक अबुल फजल थे, ठीक है। अबुल फजल भी कौन है, यानी इन्हीं के दरबार में रहते थे अकबर के में। इनका जो जन्म हुआ कोई इंपोर्टेंट, इनका जन्म कहाँ हुआ था, आगरा में। अकबर ने इनको अपना क्या करा था, सलाहकार नियुक्त किया था। इनकी एक पुस्तक है अकबरनामा जो परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, और दूसरी है आईने अकबरी। ये दोनों ही इंपोर्टेंट है। तो अबुल फजल सबसे पहले ये क्या काम थे, ये इनके सलाहकार थे। दूसरे इनकी एक पुस्तक है अकबरनामा और दूसरी पुस्तक है आईने, और दूसरी क्या है, अकबरी। ये आईने अकबरी दो पुस्तक महत्वपूर्ण है। अब बीरबल, बीरबल भी इनके दरबार में रहते थे, और इनका जो जन्म हुआ था वो जालौन के कालपी शहर में हुआ था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कहाँ हुआ था, जालौन के कालपी शहर में। देख लेते हैं क्या हुआ था, ठीक है। जालौन के कालपी नामक गांव में हुआ था। एक किसमें हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका मूल नाम महेश दास था। कैसा नाम था इनका, यानी महेश दास इनका नाम था। ये 9 न्योतनों में से थे। इन्होंने ही सबसे पहले, यानी जो अकबर का दीने इलाही धर्म था उसको स्वीकार करने वाले क्या कौन व्यक्ति थे, पहले व्यक्ति थे। और इनको जो है अकबर ने कविराज की उपाधि प्रदान करी थी, लेकिन कोई इंपोर्टेंट नहीं है। पहला इनका कहाँ हुआ था, कालपी नामक गांव में हुआ था। ये एक ब्राह्मण थे, ये भी नहीं पूछा जाता, लेकिन इनका नाम पूछा था महेश दास। ये 9 रत्नों में से एक थे, ये भी इंपोर्टेंट है। इन्होंने दीन इलाही जो धर्म चलाया था उसमें पहले व्यक्ति, प्रथम व्यक्ति कौन बने थे, ये व्यक्ति बने थे। तो और कविराज की उपाधि अकबर ने ही इनको दी थी। तो ये तीनों चारों चीजें इंपोर्टेंट है। अब बात आती है शेख फेजी। अब शेख फेजी कौन है, कोई इंपोर्टेंट नहीं है। इनका जन्म आगरा में हुआ था। ये अकबर जो है इनकी जो है किस पर मुक्ता, इनकी प्रतिभा पर, यानी ये बहुत ज्यादा टैलेंटेड थे। ये कवि, इतिहासविद और चिकित्सक तीनों थे। ये भी इंपोर्टेंट है, लेकिन कोई इंपोर्टेंट नहीं है। बस इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, आगरा में हुआ था। ये इंपोर्टेंट बात है। तीसरे हैं, अब बात सीधे सीधे जो आ जाती है वो सर सैयद अहमद का, यानी प्राचीन भारत से यही है जो हमारी इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी है। अब जो आगे बात करते हैं सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां की बात करें तो इनका जन्म कब हुआ था, 1817 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, दिल्ली में। ये इंपोर्टेंट है। और ये पहले एक ब्रिटिश सरकार में एक सरकारी नौकर थे। एक बात ये समझ लेना, सरकारी नौकरी करते थे, और सरकारी नौकरी करने के बाद अपने समुदाय के लिए, यानी अपने धर्म के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए कई सारे काम हुए थे। जैसे इनको समाज सुधारक कहते हैं। और इन्होंने क्या काम किया था, सबसे पहले एक अलीगढ़ में, कौन सी जगह है वो, अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल शुरू किया था। कौन सा स्कूल, उसके बाद में क्या हुआ था, 1878 ईस्वी में ये क्या बन गया था, स्कूल बन गया था। ये समझ लेना। अब इसकी मैं सारी कंडीशन बता देता हूँ। 75 में क्या बना था, ये स्कूल बना था, ये बात समझ लेना। उसके बाद 78 में क्या बन गया था, ये बन गया था कॉलेज। और 1920 में जाकर ये बन गई थी यूनिवर्सिटी। तो ये तीनों चीज इंपोर्टेंट है, ठीक है। क्या क्या है, 1875, 1878 और 1920, ये तीनों ही चीज क्या है, इसके लिए इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। ये बात समझ लेना। आगे चलते हैं, आगे क्या है, रानी लक्ष्मीबाई। भाई यहाँ से प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बनने की संभावना भी। सबसे रानी लक्ष्मीबाई एक क्या थी, यानी इनका जन्म हुआ था सबसे पहले वाराणसी में हुआ था। ये इंपोर्टेंट है। इनके बचपन का नाम मनु और मणिकर का था। सबसे पहले ये पेशवा बाजीराव की दत्तक पुत्र थे, नाना साहब, है ना, ये उनकी पुत्री थी। यानी जो पेशवा थे बाजीराव, उनके एक दत्तक पुत्र, यानी जिनको गोद लिया था नाना साहब, उनकी क्या थी, पुत्र थी, जिनका पालन पोषण किसमें हुआ था, यानी पेशवा बाजीराव द्वितीय के शासनकाल में ही हुआ था। कहाँ हुआ था, बिठूर। और बिठूर पड़ता है कहाँ, कानपुर में, ठीक है। आगे क्या है, अब इनको क्या पेशवा क्या कहते थे, इनको छबीली के नाम से जान देते, बुलाते थे। इन्होंने घुड़सवारी और तलवारबाजी इनसे ही सीखी थी। आगे इनका जो विवाह हुआ था, झांसी के एक महाराजा थे गंगाधर राव, उनसे इनका विवाह हुआ था। दूसरा, लेकिन शादी होने के बाद ही क्या हो गई, ये विधवा हो गई। लेकिन 1857 की क्रांति में क्या हुआ था, अंग्रेजों से इन्होंने कड़ी टक्कर ली, क्योंकि 1856 में क्या करा था इनके, यानी जो क्षेत्र था झांसी, उनको किसने, डलहौजी ने हड़प लिया। तो इसी कारण इन्होंने क्या काम किया, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल की शुरुआत करती। और झांसी का जो नेतृत्व किया था वो किन्होंने किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने ही किया था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और 1858 में लड़ते हुए क्या होगी, वीर गति को प्राप्त होगी 18 जून 1858 को, ठीक है। और ये पूछ लिया था कि इनके सामने जो कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, तो नील हायूज इनके सामने क्या कर रहे थे, इनका विरोध, यानी इनसे टक्कर ले रहे थे जो अंग्रेज थे, ठीक है। अब है, ये कौन है,
अजीजन बेगम। यहाँ से ज्यादा इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं आता है, लेकिन अगर आता है तो एक बार देख लेते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से प्रश्न बन जाए, है ना, यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। लेकिन जो आगे प्रश्न है उसको देख लेते हैं एक बार। बेगम हजरत महल, यहाँ से प्रश्न बन जाता है, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। यानी बेगम हजरत महल कौन थी, सबसे पहले मैं बता दूं, यानी लखनऊ का जो नेतृत्व किया था, यानी 1857 की क्रांति में, वो किसने किया था, बेगम हजरत महल ने ही किया था। ये अवध है ना, अवध, अवध यानी तत्कालीन अवध जाना जाता, तो वर्तमान में इसका नाम क्या है, लखनऊ है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना। दूसरा, ये अंतिम नवाब, अंतिम नवाब कौन थे, वाजिद अली शाह को बंदी बनाकर कोलकाता में रखने के कारण बेगम हजरत महल, यानी अब पहले बात, अवध के जो अंतिम जो नवाब थे वो कौन थे, वाजिद अली शाह थे। अब उनको क्या करा था, कोलकाता में नजरबंद कर लिया था अंग्रेजों ने। इसी के कारण इन्होंने अपने पुत्र यानी ब्रिटिश कादिर, ये समझ लेना, क्या करा, अवध को अवध का नवाब घोषित कर दिया, और लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व जो किया था वो बेगम हजरत महल ने ही किया था। तो इंपोर्टेंट है, यानी बेगम हजरत महल ने कहाँ का नेतृत्व किया था, लखनऊ को। और उस समय किस नाम से जाना जाता था, अवध के नाम से इसको जाना जाता था। और इनके पुत्र का नाम क्या था, ब्रिटिश कादिर, जिनको क्या काम करा था इन्होंने, यानी वहां का नवाब घोषित कर दिया था। ये परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नाना साहब की। ये नाना साहब वही हैं, यानी जो किनके पुत्र थे, यानी दत्तक पुत्र थे पेशवा बाजीराव द्वितीय के। देखो यहाँ पर आगे हैं वो, है ना। इनका जो प्रारंभिक नाम था वो कौन था, गोविंद था। लेकिन इनके परिवार में इनको किस नाम से जाना जाता था, धोंदू पंथ के नाम से जाना जाता था। इन्होंने भी क्या काम करा था, यानी अपने दत्तक पुत्र के रूप बिठूर में बिताया, किसके अधीन, पेशवा बाजीराव द्वितीय के कारण। लेकिन इन्होंने क्या, कहाँ का नेतृत्व किया था, कानपुर का। ये भी बात समझ लेना। और नाना साहब के जो सलाहकार थे वो कौन थे, तात्या टोपे था। जिनका जो मूल नाम था वो कौन क्या था, रामचंद्र था। इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ये तात्या टोपे को भी देख लेते हैं भाई। तात्या टोपे यानी इनका जो मूल नाम था वो क्या था, रामचंद्र था। इनका पालन पोषण भी बिठूर में किसने किया था, बाजीराव द्वितीय की देखरेख में हुआ था, ठीक है। किसके साथ हुआ था, जो नाना साहब है उनके साथ हुआ था, ठीक है। और पेशवा ने ही तात्या टोपे को नाम दिया था। नाना साहब की फौज के ये सेनापति थे भी, ठीक है, ये सेनापति बना दिए गए थे, ठीक है। और नरवर के राजा मान सिंह के धोखा देने के कारण इनको 7 अप्रैल 1857 में गिरफ्तार कर क्या कर दिया गया था, फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात यानी कहाँ होती है, प्राचीन काल से शुरू कर हमने क्या काम कहाँ पहुंच गए हैं, यानी सीधा स्वतंत्रता की तरफ चले। हमने प्राचीन के भी व्यक्तित्व देखे, व्यक्तित्व अच्छे व्यक्तित्व, और मध्य के भी। और अब बात करते हैं कहाँ की, आधुनिक की बात करते हैं। आधुनिक में कौन कौन प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जैसे सबसे पहले है पंडित मदन मोहन मालवीय। इनका जन्म क्या हुआ था, प्रयागराज में हुआ था। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, है ना। और कोई डेट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। इन्होंने द्वितीय गोल मिले सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है। और एक इन्होंने क्या काम किया था 1916 में, जो इनका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बनारस में किसकी स्थापना की थी, हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बीएचयू जो यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। लेकिन इसको पहले यानी जो एनी बेसेंट हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था। बाद में विश्वविद्यालय के रूप में इसका आकार किसने दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय ने। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, अब मोतीलाल नेहरू को देखते हैं। मोतीलाल नेहरू क्या कहते हैं, मोतीलाल नेहरू, इनका जन्म कहाँ हुआ था, प्रयागराज में, ठीक है। प्रयागराज यानी वर्तमान का कौन है, प्रयागराज है, लेकिन बीच में इसका नाम क्या हो गया था, इलाहाबाद। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि जो प्रयागराज का नाम बीच में इलाहाबाद हो गया था उसको किसने बसाया था। आखिर लास्ट में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप बताइएगा। आगे इसमें क्या हो, कहाँ हुआ था, 1861 में। डेट को याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उन्होंने 1919 का जो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस समय इन्होंने क्या किया था, अधिवेशन, और 1928 का कोलकाता अधिवेशन की क्या करी थी, अध्यक्षता करी थी, ठीक है। और क्या हुआ था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, तो उस समय इन्होंने क्या काम किया था, स्वराज पार्टी की स्थापना की थी 1923 में। क्योंकि असहयोग आंदोलन को वापस लेने का कारण क्या था कि एक भीड़ ने चोरा चोरी कांड कर दिया था, जिसमें
कुछ जवानों को यानी थाने के अंदर जलाकर मार दिया था। इसके कारण ही क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने तत्कालीन स्थिति को भांपते हुए तुरंत ही क्या कर लिया था, ऐसे आंदोलन को वापस ले लिया था। इसी कारण ये क्षुब्ध हो गए थे उनकी बात से कि गांधी जी अपनी मर्जी के अनुसार ही आंदोलन वापस ले लेते हैं। तो तब इन्होंने क्या काम करा था, दोनों ने मिलकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी 1923 में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं क्या है भाई, मोतीलाल नेहरू। ठीक है, अब आगे आते हैं यहाँ। ठीक है, कोई यहाँ इंपोर्टेंट है नहीं। अब आते हैं राम प्रसाद बिस्मिल। भाई राम प्रसाद बिस्मिल इंपोर्टेंट है। ये सरफरोश की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना बाजुए कातिल में, देखना जोर बाजुए कातिल में है। तो ये इन्हीं के द्वारा कोट की गई बात है। सबसे पहले इनका जो जन्म हुआ था, जन्म की कोई इंपोर्टेंट नहीं है। एक तो इनको काकोरी केस में जो है 1927 में गोरखपुर में इन्हें फांसी दी गई थी और इनके द्वारा सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जोर बाजुए कातिल में है, ये किसकी रचना है, ये इन्हीं की रचना है। कोई डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, कहाँ जन्म हुआ क्या हुआ, बस ये महान क्रांतिकारी थे और चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे और ये HRA के क्या थे, सदस्य थे। ये बात इंपोर्टेंट है। जिसकी स्थापना कब की गई थी, 1924 में। और HRS जिसमें S जोड़ दिया गया था उसको कब बदला गया था, 1928 में। ये बात याद रख लेना। अब बात करते हैं, जब चंद्रशेखर आजाद की बात आ गई है तो ये मध्य प्रदेश के अलीपुर राज्य जिले में, लेकिन इनकी जो कर्मस्थली थी वो कहाँ थी, वो उत्तर प्रदेश ही थी। इन्होंने HRA की स्थापना करी, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। उसके बाद अगस्त 1925 में यानी काकोरी ट्रेन पर एक बात मैं बता दूं आपको, ये जो काकोरी ट्रेन है इसको षड्यंत्र हटाकर इसको क्या नाम दे दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, कार्यवाही। तो ये परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। ये आपका करंट ओरिएंटेड प्रश्न है जो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना हो सकती है, तो इसको एक बार ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इनकी 27 फरवरी 1931 में ये डेट पूछी जाती है कभी कभी, 27 फरवरी। और कहाँ हुई थी, एलिफेंट पार्क के, कहाँ हुए थे, इलाहाबाद में। ये दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। एक, इनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में हुआ था, HRA की स्थापना करी, और अगस्त 1925 में HRA ने जो इनके द्वारा बनाई गई थी उसी ने किसको लूटा था, ट्रेन को लूटा था जो सरकारी खजाने में जा रही थी। और लास्ट में एलिफेंट पार्क में एक गोली जब इनके पास बची तो इन्होंने कहा था कि मैं दुश्मन की गोली खाने के बजाय अपनी गोली से मरना पसंद करूंगा। और इनके हाथ में लास्ट में क्या थी, अपने भारत की जो मिट्टी और थी उसको हाथ में लेके ये जो है अंतिम सांस ली थी। आपने कई सारी मूवियों में भी देखा है और कई सारे इतिहासकारों ने भी इनके बारे में वर्णन किया है। मंगल पांडे, भाई ये दोनों ही पर्सनालिटी बहुत जबरदस्त है, मंगल पांडे और चित्तू पांडे, ये बहुत जबरदस्त है। मंगल पांडे कौन है, ये श्रीमान जी मंगल पांडे बैरकपुर यानी पश्चिम बंगाल में जो 34वीं देसी पलटन थी यानी 34वीं इन्फेंट्री में कह देते हैं कि सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, इन्होंने ही क्या काम किया था, चर्बी वाले जो कारतूस थे उनको प्रयोग करने पर मना कर दिया था। तो इस पर जब दबाव डाला गया तो मेजर हास्टून को इन्होंने गोली मार दी और इनको क्या हुआ था, 8 अप्रैल 1857 को क्या दे दी गई, फांसी दी गई। और ऐसा होने वाले कौन थे, प्रथम शहीद थे। ऐसा प्रश्न परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 1857 की जो क्रांति उसमें शहीद होने वाले कौन थे, प्रथम व्यक्ति थे। और कब दी गई थी, 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। और चित्तू पांडे भी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बलिया में स्थानीय कांग्रेस नेता ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको पकड़ लिया था। तो इन्होंने क्या काम करा था, उस जेल से छुड़ाया था, किसके नेतृत्व में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। और 10/42/1942 में बलिया में क्या बनाई थी, अपनी अस्थायी सरकार भी बनाई थी। ये प्रश्न आ जाता है कि किस महोदय ने, किसने जो है अस्थायी सरकार का गठन किया था, तो चित्तू पांडे ने किया था। कहाँ किया था, बलिया में किया था। और बलिया पड़ता आपका उत्तर प्रदेश में, तो परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी अब जब उनके पिताजी की बात हो गई है तो पुत्र की भी बात हो ही जाए, है ना भाई। आखिरकार हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गांधी जी के प्रिय शिष्य भी रहे हैं। इनका जन्म 14 नवंबर, ये डेट आपको याद रखनी है। और ये सभी क्योंकि 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि ये अपने बच्चों के, ये चाचा नेहरू के नाम से प्रसिद्ध है। कई सारे चैप्टर हमने इनके पढ़े हैं, आपको पता है प्राइमरी में बाल दिवस इन्हीं के ऊपर मनाया जाता है क्योंकि ये बच्चों के बहुत ज्यादा प्रेमी थे। तो इनका जन्म जो हुआ है वो प्रयागराज में हुआ। इन्होंने BA कहाँ से करी है, इंग्लैंड से, तथा कानून की परीक्षा की पढ़ाई भी करी है, इंग्लैंड से ही करी है।
1916 में इनका विवाह कमला नेहरू से हो गया, ठीक है, गांधी जी के शिष्य थे। और 1923 में क्या बनाया गया था, महासचिव बनाया गया था इनको। कब बनाया गया था महासचिव, जब स्वराज पार्टी की स्थापना हो गई थी उस समय, ठीक है। इन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, और लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। जब लाहौर अधिवेशन हुआ था उसी में क्या काम करा गया था, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। और क्या काम करा था, इन्होंने ही लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर क्या फहराया था, झंडा भी फहराया था, जो परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आगे है, इनको भी देख लेते हैं भाई। एक बार 1940 में क्या काम किया था, अंतरिम सरकार का गठन हुआ, इन्हीं के नेतृत्व में जो है बना था। और इसमें ये क्या बने थे, प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। और कब तक रहे, 27 मई 1964 तक रहे। और 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु होगी। तत्पश्चात इनके स्थान पर लाल बहादुर शास्त्री आए, और लाल बहादुर शास्त्री ने बेहतरीन काम किया। ये इतने, यानी हम इनको एक आइडियल के रूप में मान सकते हैं। ये एक सच्चे देशभक्त थे। सच्चे देशभक्त ऐसे थे कि एक बार जब 1965-66 की बात है, उस समय देश में अकाल पड़ा हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने, है ना, जब अकाल पड़ा रहा था तो आज पूरे देश से अपील की थी कि मैं समस्त देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त रूप से भोजन है, कि वो एक समय का भोजन उन देशवासियों के लिए छोड़ दे जिनके पास पर्याप्त रूप से भोजन नहीं मिल रहा है। और इनके एक आह्वान पर पूरे देश ने जो है ये उपवास भी रखा था। और उपवास रखने के बाद जो बचे हुए लोग थे उनको पर्याप्त रूप से भी भोजन पहुंचने लगा था। लोगों ने टेंट लगाकर लोगों को भोजन पहुंचवाए, गेहूं पहुंचवाया, अनाज विदेशों से भी आए। तो इनके कारण, और ये रेल मंत्री रहते, और रेल मंत्री रहते हुए इनके शासन काल में एक दुर्घटना हो गई थी। और दुर्घटना होते हुए क्या हुआ था,